Hello everyone, welcome to Econiti. I am Nancy, your economics faculty at Econiti. So आज की क्लास ये हमारा we are meeting after a long gap. Yes. So आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कि हमने जो जून 2020 सॉरी दिसंबर 2025 का जो अटेम्प्ट हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने ऑलरेडी यूजीसी नेट एक्सेलरेटर सीरीज में डिस्कस किए थे और आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस एकदम ऐसे आए कि जस्ट जस्ट लाइक कि मैंने इसे तो पढ़ाया था एंड जस्ट लाइक वैसे उठ करके आए थे एंड वेरी हैप्पी। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम आपकी एक्सेलरेटर सीरीज से बहुत हेल्प मिला एंड लाइक दैट। सो आज की क्लास में मैं दिस इज नॉट वेरी लेंदी वीडियो। मैं एनालाइज करूंगी कुछ क्वेश्चंस को कि अगर मैं होती एग्जाम में तो मैं कैसे अटेम्प्ट करती एंड एक्सेलरेटर सीरीज से एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए जो हमने पढ़ाया आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट कि आपका जून 2026 में क्या अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। एंड मेरे पास मैसेजेस आए थे कि जो प्रोविजनल आंसर कीज आए हैं उससे आप किसी के स्कोर 194 हो रहा है, किसी ने नेट क्लियर कर रहे हैं, किसी ने जेआरएफ क्रैक कर रहे हैं। और डोंट वरी, अगर आपका नेट हो रहा है एंड जेआरएफ हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नेट भी हो रहा है तो आप जून 2026 के लिए प्रिपेयर करिए। डोंट बी डिसहार्टेंड। Econiti team is with you guys. So let's start today's class. एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जून 2026 में आपकी कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड आपका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए उसको डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। This is the paper of December 2025. पहला ही क्वेश्चन जो आपका है, नो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये यूनियन बजट से आया है। आपको याद होगा जब मैंने अपनी इंडियन इकोनॉमी की क्लास कराई थी, वहां पे यूनियन बजट का एक पूरा बहुत ही डिटेल में बताया था, जहां पे एक ऐसे पाई चार्ट था एंड उसमें आपको बता रहा था कि रुपी कहाँ से आता है, रुपी कहाँ को जाता है। जस्ट लाइक यस, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। देखो, ये हमने 16th सेशन में डिस्कस किया था। मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको एक दिखाया है। ये देखो, ये पूरा एक पाई चार्ट है जहाँ पे बना है कि रुपए कहाँ से आ रहे हैं, रुपए कहाँ को जा रहे हैं। तो दिस इज रुपए कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं, राइट। ठीक है, अगर सरकार के पास 1 रुपए आ रहे हैं तो सरकार 1 रुपए को वो कहाँ कहाँ खर्चा खर्चा कर रहा है। तो मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि हमेशा याद रखना कि सबसे कम जो है वो पेंशन में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपने ये क्लास नहीं देखी है, ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये मैं कैसे इसको करूंगा। तो आपको ये थोड़ा कॉमन सेंस से होना चाहिए, पेंशन में सबसे कम खर्चा होता है, राइट। तो ये चला जाएगा, ये आपके पास जस्ट सेकेंड, ये चला जाएगा आपका 4 पे, राइट। ये चला जाएगा आपका 4 पे। एंड टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आपको अपनी क्लास में कराया है। आप मेरी इंडियन इकोनॉमी की क्लास अगर आपने देखे होंगे, दोज हु डिलिजेंटली फॉलोअर्स, सबने मैसेज किया कि मैम आपका तो इंडियन इकोनॉमी पूरा उठ करके आया था, राइट। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अब ये क्या है, मतलब कि टैक्स जीडीपी का कितना हिस्सा टैक्स में जा रहा है, यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, डेट जीडीपी रेशियो एंड शेयर, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटी। अब ये यहाँ से तो A4 आ गया। मानवी मैम ने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, राइट। अब यहाँ से तो 2 एलिमिनेट हो गया कि ऑप्शन नंबर 4 आ गया, तो ये भी कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे 2 में इन्होंने खेला है, ठीक है। अब ये 2 में कैसे इसको कर सकते हैं, अब देखो, अब तुम यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि पेंशन तो सबसे कम हो गया, ठीक है। अब शेयर ऑफ टैक्सेस कितना हो सकता है, स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स का शेयर करती है। अब बहुत कम तो करेगी नहीं, एट मतलब 22%। ओके, मैं इसको सोच सकती हूँ, 18%। ठीक है, 81% नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना ज्यादा नहीं शेयर करेगी।
तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों ऑप्शन में डायलेमेटिक सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों ऑप्शन में क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इन बिटवीन 21 और 22% हमारा स्टेट का शेयर है, तो मैं इस पे जाऊंगी, ठीक है, 22%। नाउ अब आते हैं डेट टैक्स जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया, ठीक है, कि कितना हिस्सा आपका जीडीपी रेशियो है टैक्स का। तो दिस इज अबाउट, ये भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ था, अगर आपने फॉलो किया होगा तो दिस इज अबाउट 18%, एंड ऑप्शन डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इज 81.3%। तो ये क्वेश्चन टोटली एग्जैक्टली उठ करके आया है हमारे एक्सेलरेटर सीरीज से, क्योंकि सारे मैंने स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे इको नीति कम्युनिटी पे सब पे भेजा हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और कहाँ कहाँ से बन के आए थे, ठीक है। नाउ ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी पेपर, मैं ये कह सकती हूँ कि इस साल का जो पेपर है बहुत ही डुएबल था, एंड आप इसको इजीली कर सकते थे या कर सकते होगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 एक बार देख लेते हैं। ये अभी भी डायलेमेटिक सिचुएशन में, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन नंबर 2 दिया है, बट ये अब इसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया क्योंकि दोनों हो सकता है, क्योंकि 2016 में दो नोट बंदी हुई थी, एक 500 के और एक 1000 के, राइट। अब यहाँ पे बोला है कि 1000 के फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन सबसे पहले कब हुआ था, तो ये 1978 में भी डिवॉल्यूएशन, सॉरी, डीनोमिनेशन, मतलब डीनोमिनेशन हुआ था, डीमोनेटाइज किया गया था, तो ये भी है। तो अब फाइनल आंसर की पे रियलाइज करेंगे कि फाइनल आंसर की क्या 1 और 2 देता है, राइट। सो लेट्स डिपेंड ऑन फाइनल आंसर की। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देख। सो ये हमारे जो मैथमेटिकल सीरीज था, जिसमें मैंने 2 क्लास में 3 साढ़े 3 घंटे क्लास है, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ना आपको मैट्रिसेस नहीं दिया है, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज पूछ लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव कैसी होती है एंड एसोसिएटिव कैसी होती है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि एडिशन बोला है, तो अगर ए प्लस बी करोगे, सॉरी, ए प्लस बी, तो ये बी प्लस ए दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोला है कि एडिशन है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, नहीं, ये दोनों इक्वल होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स को प्लस करके उसको तीसरे मैट्रिसेस से प्लस करोगे, वो इक्वल होगा किसी दो मैट्रिसेस को ब्रैकेट में लेके, जैसे यहाँ लास्ट में ब्रैकेट में लेके उसको फर्स्ट से प्लस किया, वो दोनों इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव का मतलब अगर ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी ए के बराबर, नहीं, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेटिव इज एसोसिएटिव विद प्रोडक्ट एग्जिस्ट, यस, ये भी होगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये सारे क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है। हमारे मैथमेटिकल का जो मैंने क्लास लिया है 2.5 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे की, दोनों क्लास एक बार देखना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ आगे देखते हैं। मतलब ये मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे रिकॉल किया कि मैंने, अच्छा, मैं होती तो क्या करती, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफ स्टैटिस्टिक्स है, आपको फाइंड करना है। आपको क्या क्या दिया है, दो सैंपल वेरिएंसेस दिया है और एफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है। तो एफ स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है लार्जर वेरिएंस अपॉन स्मॉलर वेरिएंस, ठीक है। लार्जर, आई एम राइटिंग वेरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में। लार्जर वेरिएंस अपॉन स्मॉलर वेरिएंस, राइट। अब इसको अगर यहाँ पे सैंपल का कोई भी रोल नहीं है,
ठीक है, सैंपल साइज का कोई भी रोल नहीं है। तो लार्जर वेरिएंस और स्मॉलर वेरिएंस को आप डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो जितने भी है ना, अभी हम फाइनल आंसर की का वेट करेंगे, तब मैं इसको फुल टू एनालाइज करूंगी कि अच्छा मतलब पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगी। ओके, Now, ये ये भी मैंने अपने मैथमेटिकल की क्लास में आपको बताया था, एलपीपी के प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, उसी से उठ करके आया है। अब इस क्वेश्चन में आपको स्लैक वेरिएबल नहीं पता है। मान लो स्लैक वेरिएबल आप नहीं जानते हो, तो पहले जो आप जानते हो उसको ऑप्शन में लगाओ। जैसे मैंने देखा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमल मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सी का 1 लगाया तो मेरे ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे बचा ए का 4, ए का 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन का क्या मतलब। ठीक है, तो यहां से आप ऑप्शन नंबर 2 चले गए। अब जैसे ही मैंने डी का ऑप्शन नंबर 2 लगाया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है, दो ऑप्शन से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, वैसे मैं आपको इसको बता देती हूँ, स्लैक वेरिएबल तब यूज करते हैं जब आपका लेस देन इक्वल टू टाइप्स में होता है इनइक्वालिटीज। ठीक है, उस समय हम स्लैक वेरिएबल का यूज करके उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू के टाइम में यूज करते हैं, और सरप्लस वेरिएबल तब यूज करते हैं जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू के टाइप में होता है। ठीक है, नाउ ये दिस इज फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारा मानवी मैम ने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। यस, ये आपका आ गया एजर्शन रीजन का क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी का एज इट इज उठ के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मेरी क्लास आपने देखी होगी, जहाँ पे ऐसे करके एक डेटाज बने हुए थे, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है 3.2% से। ठीक है, वो कम हुआ है, 6 से 3.2% हो गया है। तो ये एज इट इज उठ गया, ये तो करेक्ट हो गया ऑप्शन, यहाँ से ये चीज करेक्ट हो गया। अब सर्वे में क्या दिया था कि आपका जो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जब मैंने सर्वे की क्लास ली थी उसमें दिया था $640 बिलियन, लेकिन यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट है। तो ये कैसे, ये करेक्ट है? नहीं, यहाँ पे आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट, आप इसको गूगल करना, उसमें बताया है $696 बिलियन है। क्लियर है, $696 बिलियन है एट द एंड ऑफ दिसंबर 2026, 20 सॉरी दिसंबर 26 2025 में। सो अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। और क्योंकि एक्सप्लेनेशन रीजन ही नहीं फॉलो कर रहा है एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना है, ये कोई डायरेक्टली मतलब कोई तार, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज फ्रॉम आवर बजट, सॉरी टैक्सेस से रिलेटेड था। देख रहे हो क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं और स्टैटिक्स पोर्शन ज्यादा पूछा है। सो मेक श्योर कि आप जब आप जून 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो स्टैटिक के साथ साथ अपना बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करिएगा। ठीक है, वो मैं आप वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। दस ये क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी है। जब हम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर होता है। अगर यही इम्परफेक्ट में हो गए तो ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या मतलब, डिमांड फॉर लेबर किससे डिटरमाइन होता है? डिमांड फॉर लेबर डिटरमाइन होता है द लोकस पॉइंट ऑफ वीएमपीएल, राइट, जहां पे ये ऐसे करके एक डायग्राम था जहां पे वेज रेट बढ़ रहा घट रहा था। जस्ट सेकेंड, ठीक है, वेज रेट इतना था तो डिमांड फॉर लेबर इतना, वेज रेट ऐसे हो गया, तो एक करके ये सारे पॉइंट्स मिल रहे थे
ये VMPL बन रहा था, फिर इसी से ऐसे पॉइंट्स में, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डायग्राम, कुछ ऐसे MRPL बन रहे थे। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, मैंने आपको ये सारे प्रैक्टिस कराए हैं, क्योंकि देखो बेसिक वही से उठ उठ करके आया है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस क्वेश्चंस के उसने घुमा दिया है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे पूछ रहा है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है। अब इसको बहुत इजी से सिंपली यहाँ पे प्राइस पुट करो, 5 - 25, तो ये हो गया 30 यानी 70, यानी क्वांटिटी आपका 70 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता है हमें, DQ/DP, प्राइस अपॉन क्यू। क्लियर है? ठीक है, अब DQ/DP यानी कि डिफरेंशिएट करो Q को विथ रिस्पेक्ट टू P, तो हमारा आएगा -1 - 2P। अब यहाँ P की वैल्यू रख दो, -1 - 2 इंटू 5, तो ये हो गया -11। अब हमें पता है कि अच्छा, अभी हम इसको सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं। -11 रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 5/70, दैट इज -55/70। और आपका ये मॉडुलस फॉर्म में होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी लेस देन 1 आएगी। ठीक है, अब जब लेस देन 1 आई तो ये क्या हो गया, ये आपका इनइलास्टिक में जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने अपने एक्सेलरेटर सीरीज में कराए हैं, माइक्रो में, मैथमेटिकल में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन किया है। जिसने भी वीडियो देखा होगा एंड डिलीजेंटली फॉलो किया होगा, ही विल बी और शी विल बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स। एंड ये भी, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियोस में बताए हैं कि इसको कैसे डिराइव करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन है, माइक्रो। ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, देख रहे हो ये बार्टर सिस्टम्स एंड ऑल, पेपर करेंसी, ये सारे मानवी मैम ने आपको कराया होगा। ओकुड्स लॉ, सॉल्मन वॉर, ये नया क्वेश्चन था, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है? आई मीन आप UGC नेट का पेपर ले रहे हो। सो ये हमारा हेटेरोस्केडास्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने इसको कवर अप किया था अपने इकोनोमेट्रिक्स की क्लासेस में, कि जो हमारा हेटेरोस्केडास्टिसिटी अगर होगा हमारे मॉडल में, तो हमारा जो मॉडल है वो अनबायस्ड ही रहेगा बट इनएफिशिएंट हो जाता है। और इसमें जो हमारे वेरिएंस होते हैं वो हमारे बायस्ड हो जाते हैं। ठीक है, बायस्ड होने की वजह से हमारा जो मॉडल है, अगर उसमें OLS एस्टिमेटर यूज करेंगे तो वो अनबायस्ड होगा, एफिशिएंट अनबायस्ड होगा, कंसिस्टेंट होगा बट इनएफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे अनबायस्ड बोल दिया है, यानी एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंस आपके अनबायस्ड नहीं होंगे, वो बायस्ड हो जाते हैं। तो A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ओके, नाउ फिर ये आपका ना ये आपका कर्टिसिस से क्वेश्चन है। मैंने प्लैटिकर्टिक, मैंने व्हाट यू से क्या, हाँ, स्क्यूनेस कर्टिसिस बहुत ही डिटेल में बताया है, जिसमें मैंने आपको अगर आप मेरी इकोनोमेट्रिक्स और स्टैट्स की क्लास देखेंगे उसमें मैंने आपको ये सब बताया है कि प्लैटिकर्टिक कब होगा, मेसोकर्टिक कब होगा, और लेप्टोकर्टिक कब होगा, राइट? तो अगर ये लेस देन 3 है, यानी कि ये आपका, सेकेंड, ये आपका इस फॉर्म में होगा। यानी इसको हम रिमेम्बर कैसे कहते हैं, LMP। एल यानी लेप्टो, मेशो,
फ्लैटी। लेप्टो ग्रेटर देन 3, मेसो लेस इक्वल्स टू 3, फ्लैटी लेस देन 3, लेस देन 3 फ्लैटी कटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ ये आपका मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। रिमेम्बर जो मैंने आपको मैथमेटिकल की क्लास में वो से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब उसी के सिमिलर टाइप है। क्वेश्चन सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, बट कंसेप्ट सिमिलर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ मैन इन द सिटी इज 3%, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सफर फ्रॉम कैंसर वो आपका है 0.03। प्रोबेबिलिटी ऑफ 15% आर फाउंड टू बी स्मोकर, यानी कि स्मोकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम मान लेते हैं 0.15। और या तो 10% पॉपुलेशन या तो स्मोकर है या तो कैंसर पेशेंट है, यानी कि या तो का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि इसका यूनियन आपको पता है, ए यूनियन बी। ये आपका 0.10। आपको क्या निकालना है कि दो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्मोकर एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यानी कि दोनों स्मोकर भी हो और सफरिंग फ्रॉम कैंसर भी हो, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये आपको निकालना है। तो कोई नहीं, इन दोनों को प्लस करके 0.10 को माइनस कर देना, आंसर वुड बी 0.08। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको वो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चन कराया था ना, उसमें पूरा मैंने ये डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ दिस ये भी उठ करके आया था, जहां पे मैं आपको टाइप 1 एरर को बताई थी कि रोहित से मिलता जुलता है, यानी कि एच ऐसे करके लिखोगे तो वो आपका टाइप 1 एरर होगा। तो यहाँ से आप टाइप 1 एरर यानी कि रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज ट्रू, तो ये आपका टाइप 1 है, रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज ट्रू 1 का 3, यानी ए का 3, देखो यहाँ से 2 एलिमिनेट हो गए, ए का 3, ए का 3। टाइप 2 इसका जस्ट अपोजिट, एक्सेप्ट H0 व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, जब एरर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1। सिंपल हाइपोथेसिस आपका क्या होता है, जिसमें कि आप ऑल पैरामीटर्स जो होते हैं वो सारे फिक्स्ड होते हैं। कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें कि एटलीस्ट आपका एक पैरामीटर अननोन होता है, राइट। तो अननोन से आपको यहीं पे पता चल गया कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल आपका है ऑप्शन नंबर 2, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सारा पढ़ाया हुआ है, कोई नया नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नया आया है। अगर आपने डिलीजेंटली फॉलो किया है ना, तो आई एम डैम श्योर आप ये सारी चीजें अच्छे से कर लिए होंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट था, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। बहुत हार्ड पेपर नहीं था, कुछ कुछ क्वेश्चंस। हाँ, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा मतलब इसमें आप सोच, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है बट ये डुएबल क्वेश्चन है, अगर आपको इसको पता होगा तो आप ये कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, और अगर वो प्लस में हो तो उसका क्या होता है, माइनस में होता है तो कैसे, एक्सपेक्टेशन के बाहर कैसे निकल के सॉल्व होता है। तो ये इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं एनालिसिस करूंगी इसका। एंड आई मतलब कि जब मैं इसको प्रॉपरली कराऊंगी, मनरेगा से क्वेश्चन था, एंड ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर जब आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आपको डुएबल लग रहा होगा कि अरे ये तो पढ़ा है। इस बार के पेपर में ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसा कोई सा भी कंसेप्ट है जो नया आया हो, वो नहीं आया है, राइट। सारे पढ़े हुए ही कंसेप्ट आए हुए हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सीधा ऑप्शन से आप कर सकते हो।
तो ये सारे कराए हुए ही क्वेश्चंस हैं, बहुत हार्ड नहीं आया है पेपर। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप जून 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो पीवाई क्यूज आप अच्छे से लगा के जाओ। ठीक है, पीवाई क्यूज ही मेन है। ओके, ट्रेड डाइवर्जन, कस्टम यूनियन, ये सारे पढ़ाए हुए हैं। जीएसटी के रीजन से ये कॉमन आंसर्स है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्कोहल रिजीम बाहर है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये मैंने अपनी मैथमेटिकल क्लास जब करा रही थी तो उसमें इसका ओवरव्यू दिया था। जब मैं इसको डिटेल में कराऊंगी तो मैं पूरा आपको ये बताऊंगी कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या है। वैसे मैंने मैथमेटिकल क्लास में इसको कराया है। नाउ कम टू पेपर, देख रहे हो कैसे आया है, इतना इजी पेपर आया है। अगर आप एक ऑप्शन, दो ऑप्शन को भी निकाल लो ना तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्लास में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने ये सारे रिवेन्यूज के भी क्वेश्चन को डील किया था। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन उठ करके आया है। आपको यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट बताना है। आपको फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट आपका होता है टोटल रिसी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से, यानी कि 8,600 में से टोटल रिसीट एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट एंड रिकवरी ऑफ लोन, ये सारे को माइनस कर दोगे तो आपका आएगा फिस्कल डेफिसिट। उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप फाइंड कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया है। नाउ लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक कंसेप्ट उठाया है उसी के आसपास ही घूम रहा है, कोई नया कंसेप्ट इसमें नहीं पूछा है, राइट। एंड ये रेंज के क्वेश्चन है, इसमें आप रखोगे एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको वैल्यू पता चलेगी, और एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो इसमें रेंज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम सेबी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। एंड कंसेप्ट सिमिलर ही है। मैंने आपको बोला था कि आप ट्रेजरी टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल पढ़ के जाना। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल अगर आपने पढ़ा होगा मेरे इंडियन इकोनॉमी की क्लास में, जब मैं बजट पढ़ा रही थी, जब एनालिसिस करा रही थी, उसमें हाईलाइट पोर्शन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल बोला था पढ़ने को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एकदम सेम एज इट इज कराया है, जिसमें एग्जैक्टली ओवर आइडेंटिफाइड निकालना है। इजी क्वेश्चन है। डेफिसिट स्पेंडिंग क्यू थ्योरी एंड हाँ, ये डेल्टन ऑप्टिमल पॉपुलेशन, ये आपका मानवी मैम ने आपको कराया होगा। इजी क्वेश्चन है सारे। यस, इकोनॉमिक सर्वे, ये यहाँ पे मैं आपको इसलिए फोकस कर रही हूँ कि देखो, आपको पता नहीं है कि यूजीसी ने किस सेक्शन को उठा के सबसे ज्यादा पूछ ले। इस बार के पेपर ने इसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। इस क्वेश्चन में याद रिमेम्बर कि मैंने आपको बताया था जहाँ पे ऐसे करके सारे बने हुए थे, जिसमें मैंने आपको डेफिसिट्स बताया था, जहाँ पे फिस्कल सॉरी ट्रेड डेफिसिट एंड वो वाले पेज थी, वो इकोनॉमिक सर्वे की उसी पेज से ये उठ करके आया है। रिमेम्बर, अगर आपने इसको अच्छे से उस पेज को पढ़ा होगा तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे ना, जहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि ट्रेड डेफिसिट इतना है, 3 point something, I don't remember the exact data of that, but मुझे याद है कि उस पेज पे मैंने आपको पूरा लिख करके बताया था, राइट। तो ये वहीं से हो जाएगा, उसी के नीचे एक लास्ट में दो तीन स्टेटमेंट थे जहां पे ये मेंशन था। तो द ऑब्जेक्टिव इज कि जब मैं आपको कुछ कह रही हूँ कि आप इसको पढ़ के जाना, तो सीरियसली उसको पढ़ के जाओ, क्योंकि यूजीसी में ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के बहुत ज्यादा दे देते हैं कि आपने पढ़ा कि अच्छा कि डिक्लाइन ऑफ नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम एंड ज्वेलरी, ये स्टेटमेंट वाइज में दे देगा तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये वहीं से आया हुआ है वो पेज, मेक श्योर आप वो सेशन 16 देख लेना, उसमें ट्रेड डेफिसिट में वो पेज में मेंशन है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एफडीआई लिमिट एज इट इज उठ करके आया है हमारा बजट से।
बजट का सेशन जो मैंने बजट की क्लास ली थी उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज हुआ है, उसका एफडीआई लिमिट इंक्रीज हो गया है, एंड फिस्कल डेफिसिट मेंशन है जहाँ पे ऐसे करके एफडी दिया हुआ था, एंड पीडी दिया हुआ था, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ था, और यहाँ पे प्रोविजनल एस्टिमेट्स एंड एडवांस एस्टिमेट्स ऐसे करके दिए हुए थे। उसी से ये पॉइंट उठ करके आया है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहा है। स्टेटमेंट वाइज ही दे करके वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये 4.4 था, यहाँ पे 4.4 की जगह आपको दे देंगे 4.9। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने 4 पॉइंट तो पढ़ा था बट 4.9 4.5 क्या था। तो जब भी आप इंडियन इकोनॉमी करो तो एग्जैक्ट डेटा याद करना, क्या मैं बोल रही हूँ, एग्जैक्ट डेटा रिमेम्बर करना। रट लो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, उसको रट लो। ठीक है, अब क्या आ रहा है, अब करोड़ में भी आ रहा है, राइट, करोड़ में वैल्यू आ रही है। तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे इंडियन इकोनॉमी की, या नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मेरा, तो अब मैं करोड़ में भी आपको रिमेम्बर कराना स्टार्ट करूंगी। ओके, सो ये वहां से बजट वाले सेशन से कवर अप किया गया है। तो ऑलमोस्ट जितने इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं वो सारे पढ़ाए हुए ही आए हैं, कोई भी नया टॉपिक नहीं आया है। ठीक है, कि मतलब कोई भी नया चीज आ गया है, नहीं, नया चीज नहीं आया है। सारे जितने भी क्लासेस मैंने इंडियन इकोनॉमी की मतलब जितना मैंने पढ़ा कराया है उसमें से ही आया है। ओके, एंड ये कुछ करंट अफेयर, देखो नेट के क्वेश्चन में कुछ 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वेग होंगे, जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, राइट। तो वो मान के आपको चलना पड़ेगा कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा होगा, उसको कॉमन सेंस से सॉल्व करना होता है, राइट। ये गिवन कमोडिटी, गिवन क्या है, जहां पे इंफीरियर इफेक्ट ज्यादा होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव, कभी भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये भी कराया हुआ है। एंड स्कीम्स के मैंने डेट, स्टैब्लिशमेंट डेट, रिमेंबर हमेशा जब भी क्लास ली है सब में बोला है, स्टैब्लिशमेंट डेट हमेशा याद रखना, फुल फॉर्म स्टैब्लिशमेंट डेट, फुल फॉर्म और स्टैब्लिशमेंट डेट, ये दोनों आपको हमेशा याद होनी चाहिए। कोई भी स्कीम्स आ रही है तो उसका फुल फॉर्म है एस्टैब्लिशमेंट डेट। हो सके अगर वो स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, तो आपको उसका कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि कब वो स्टैब्लिश्ड हुआ है, कहाँ वो स्टैब्लिश किया गया है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है, वुमेन्स का क्या रोल है, एंड क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, बजट में कितना एलोकेशन हुआ है, ये सारा मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लास में बताया हुआ है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, किंग डिमांड का भी ये बहुत सिंपल है, स्विजी ने दिया था। एंड यस, दिस इज ऑटो रिग्रेसिव एंड मूविंग एवरेज, ये क्वेश्चन अच्छा था। आई मीन ऑटो रिग्रेसिव एंड मूविंग एवरेज ये हमेशा लैग से रिलेटेड होते हैं। तो ये मैं जब डिटेल एनालिसिस कराऊंगी या क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। एंड ये भी बहुत इजी था, आपको इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है, एंड देन एक दो ऑप्शन अगर मिल गया तो आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू दिस इज व्हाट, ओके, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये भी इजी है, सिमिलर है। देखो एक क्वेश्चन क्या है ना कि एक टॉपिक उठाया है, उसके आसपास की सारी चीजें वो पूछ लिया है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करो ना तो एक टॉपिक उठाओ और जितने क्वेश्चंस बने हैं लास्ट 10 years में वो सारा देख लो। इससे क्या होता है, वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ये डायरेक्टली नहीं उठ के आया है बट डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड ये क्वेश्चन है। ओके, ना, ये डीआरएस आईआरएस ये भी इजी है। यहाँ पे आपको मैंने सिखाया था मेरी माइक्रो की क्लास में कि आप फैक्टर्स को स्केल अप करो लैम्डा से, ठीक है, और फिर उसकी डिग्री से डिटरमाइन होता है, और वो डीआरएस है, सीआरएस है, आईआरएस है, ठीक है। तो यहाँ दोनों को आप दोनों फैक्टर्स को लैम्डा से स्केल अप करके देखोगे कि वो आईआरएस है, डीआरएस है, सीआरएस है। इजी क्वेश्चन है ना। ये कमिटीज वगैरह हैं, ये सब तो आते ही रहते हैं। बजट, ये देखो लाख करोड़ में पूछने लगा ये, अब ये न्यू है,
कि अभी तक हम परसेंटेज पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब हमें लाख करोड़ की वैल्यूज भी याद रखनी है। ठीक है। तो अब जब भी हम जून 2026 का एग्जाम देंगे तो अब लाख करोड़ की वैल्यूज भी याद रखेंगे। ओके। ओके, ये हाउस सेक्टर इजी, मोनोपोली पावर इजी है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया। सो दैट इज इट ऑन टुडेज वीडियो। अगर आप जून 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो, और डोंट बी डिसहार्टेंड अगर इस बार नेट नहीं क्लियर हुआ है या जेआरएफ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम फिर से तैयारी करेंगे। हमारे अभी जून 2026 में कुछ 4 से 5 महीने बचे, 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप, मतलब क्या है ना कि आपसे बहुत बेसिक पूछ देगा तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड पूछ देगा तो भी आप नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि मनी का कौन सा लेटर्स है, अब इतना बेसिक कौन याद रखेगा? लेकिन अब आपको बेसिक भी पढ़ना है, बेसिक, देन उसके बाद आप एडवांस पे जाना। एडवांस यानी कि थोड़ा हाई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना। देन उसके बाद आप पीवाई क्यूज लगाना, और पीवाई क्यूज पे ही रिलाई करो। एंड देन आप उसको मॉक लगाना। हमारा मॉक जो है वो इसी प्रॉपरली ऐसे ही जनरेटेड था। दोज हुआ टेकन आवर मॉक, उनको पता होगा कि पूरा क्वेश्चंस ही मॉक से उठ करके आया है। एंड जो मैंने क्लास कराई थी यूजीसी नेट एक्सेलरेटर सीरीज की यूट्यूब पे, वो पूरा ही ऐसे ही, मतलब उसी से ही उठ उठ के आया है। सिमिलर ही क्वेश्चन था, जो मुझे लग रहा था कि इससे इसे डिटेल में बताना चाहिए, तो मैंने उसको बहुत ही डिटेल में कराया है। तो आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बेसिक क्लियर करना है और एडवांस लेवल, देन उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे अपना पीवाई क्यूज पे, या फिर देन मॉक पे, एंड फिर उसको रिविजन करेंगे। ठीक है। So that is it on today's video. All the best. Okay. All the best for your examination, and don't worry, guys. Econiti is with you. Okay. So all the best. Thank you.